हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स। फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स ये है कि जो मैकेनिक्स वर्क करता है वो इतने नियमों पर वर्क करता है, इतने लॉ हमको पढ़ने पड़ते हैं तब जाके हम मैकेनिक्स को जान पाते हैं। देखिए मैकेनिक्स में, फंडामेंटल लॉ ऑफ मैकेनिक्स में जो पहला लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन किसका? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद रखना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब हम पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने टाइप से होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये तो हमने फिजिक्स में पढ़े होंगे। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होते हैं? द एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कोई दीवार है, दीवार पर आप फोर्स लगाइए तो जितने ही फोर्स आप लगाओगे उतने ही फोर्स से आपको वहाँ पे भी एक अपोजिट फोर्स मिलेगा। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? द एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकेंड लॉ क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इक्वल, ऐसे आप लिख सकते हो F इक्वल ma, ठीक है, एक्सेलरेशन और मास। फर्स्ट लॉ क्या है? जड़त्व का नियम। आपने देखा होगा कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी, कोई गतिज अवस्था में है तो वो गतिज अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसका और एक और होता है, जैसे ये, इसको अगर हम हिंदी में देखा जाए सेकेंड लॉ को, तो हिंदी में क्या होगा इसका कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, F इक्वल टू ma। तो ये तो हो गया क्या? हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। तो ऐसे है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल को जब हम देखते हैं तो यहाँ देखिए F इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल की तो वो क्या होता है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस। कैसे? आप जब इस साइन को हटाओगे प्रोपोर्शन का तो g आ जाता है, जो क्या होता है? कांस्टेंट होता है ग्रेविटेशनल, और r स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए जब दो फोर्स, दो मास m1 और m2 आपस में अट्रैक्ट होते हैं, पास आते हैं, तो ये कंडीशंस बन जाती हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है। और g क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको ये याद रखना है। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है प्रिंसिपल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का। किसका? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। इसको बोलते हैं स्थानांतरण का सिद्धांत। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी? आप थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं, जैसे कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडीज में इस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है और यहाँ पे उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, ये रिजिड बॉडीज है। और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? सम ऑफ h इक्वल टू 0, सम ऑफ v इक्वल टू 0, सम ऑफ m इक्वल टू 0। ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल मूवमेंट इक्वल टू 0 एट एनी पॉइंट। जिस पॉइंट पर 0 होते हैं तो वो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या होती है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये होती है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अगर हम यहाँ फोर्स लगाते हैं और ठीक है, ये फोर्स लगने के बाद इसकी डायरेक्शन भी ट्रांसमिबिलिटी का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है? अगर इस फोर्स को रिप्लेस करके आपने इस साइड लगा दिया, उसी डायरेक्शन में, इस साइड, अभी क्या था?
इस डायरेक्शन में था, एक ही डायरेक्शन में इस साइड लगा हुआ था, अगर इस साइड लगा दोगे उसी डायरेक्शन में तो क्या होगा, उस बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, उस बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे अगर वो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है और सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में लगेगा तो बॉडी में चेंजेस हो जाएंगे, यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की। किसकी? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसके लिए हमको आपको बताना पड़ेगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। इसके लिए हमें रफ करना पड़ेगा, कहीं यहीं कर देते हैं हम इसको। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए, पैरेललोग्राम लॉ को एक्चुअल में आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसका स्टेटमेंट में अभी बता देता हूँ। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट वी रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है, उसका स्टेटमेंट है, मैं आपको इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा। और उसका जो फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का वो होता है F इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, 2F1 F2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपका होता है क्या, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। क्या होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं, क्या होता है प्रूफ करने के लिए, तो मैं अब भी आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। 2 मिनट लगता है प्रूफ करने में। देखिए, इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे जल्दी से। ये क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। इसका स्टेटमेंट आप लोगों को मैंने अभी बोला है, एक बार और मैं बोल दूंगा स्टेटमेंट। पहले हम अभी इसको प्रूफ करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ को प्रूफ करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्या है, इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमें वो जो स्टेटमेंट बोलता है, एक पॉइंट है, जिस पॉइंट को हमने ए माना है। ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, जिसका हमने F1 नाम दे दिया, और दूसरा फोर्स लग रहा है जिसका हमने नाम दे दिया F2। इसने क्या बोला, इफ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है पैरेललोग्राम का, इफ एनी पॉइंट एक्टिंग ऑन, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी पॉइंट we represent the magnitude of direction by the sides of parallelogram. तो we represent the magnitude and direction by the sides of parallelogram F1 or F2. The diagonal of the parallelogram, the diagonal of the parallelogram represent the resultant force of the parallelogram, represent the resultant force of the parallelogram. तो ये क्या है, इसका डायगोनल है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, इसके पैरेललोग्राम को देखिए, ये है। तो ये क्या है, F मीन्स रिजल्टेंट फोर्स। क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल। क्या, परिणामी बल। अब यहाँ पे देखिए, ये एंगल बनता है अल्फा, ये एंगल बनता है बीटा, टोटल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाता है थीटा। ठीक, अभी मैंने ये बी दे दिया इसको, इसके बाद इसको सी। अब आपको क्या करना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी है। हमको क्या करनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। पर इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कहीं दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करेंगे इसमें, और वो हमने यहाँ पे मान लिया। ये हमारी एक हमने अलग से लाइन दे दी, और ये क्या हो गया, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी वैल्यू थीटा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक नया पॉइंट माना, तो उसको दे दिया डी। क्या दे दिया, डी। अब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ये कौन से फोर्सेस हैं, पैरेलल फोर्सेस। अगर पैरेलल फोर्सेस यहाँ पे F2 है, तो ये भी क्या है, पैरेलल ही डायरेक्शन में। तो अगर ये F2 है, तो ये फोर्स भी हमारा क्या होगा, F2 ही होगा, क्योंकि एक सी डायरेक्शन में है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये F2 है, तो ये भी F2 होगा। अब हमको यहाँ करना है प्रूफ। हम जब इसको प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, पहले हमने इसमें कुछ दिया है गिवन, या फिर हमने अज्यूम किया है, गिवन किया है क्या, ए बी इक्वल है F1। क्या है, ए बी इक्वल F1। उसके बाद ए सी इक्वल है F, जो है रिजल्टेंट फोर्स। क्या है, रिजल्टेंट
फोर्स, ठीक है। उसके बाद BC इक्वल टू क्या, BC इक्वल टू है F2। आपको ये चीजें थोड़ी याद रखनी है यहाँ पे, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको याद रखते हुए हमने एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ACD, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया ACD, तो हमने यहाँ लिखा ट्राइंगल ACD, क्या, ट्राइंगल ACD। अब इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग AC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। AC का स्क्वायर इक्वल टू AD, देखिए कहाँ है, AD यहाँ है, तो AD में क्या क्या छुपा है, AB और BD, तो हम यहाँ लिख लेंगे AB प्लस BD का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम और कर देंगे, वो सब सम का लगा देंगे हम, AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस 2AB BD, ठीक है, प्लस CD स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए अब इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस 2AB BD, 2AB BD प्लस BD का स्क्वायर और CD का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख दिया। अब हमको यहाँ छोटा सा एक एनालिसिस और करना, वो हम यहाँ लिख लेंगे। अभी हमने ये ट्राइंगल माना था, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल और मान लेंगे हम BCD, क्योंकि इसको और सॉल्व करेंगे ना, तो एक ट्राइंगल मानेंगे BCD। यहाँ हमने लिखा ट्राइंगल BCD। अब देखिए BCD में फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो आप देखिए BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल क्या है, BC स्क्वायर, मतलब BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, BC का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये रख दिया हमने। अब हम इसी में क्या लगा देंगे, इसी में हम लगाएंगे cos थीटा, क्या लगाएंगे, cos थीटा। देखिए इस ट्राइंगल में cos थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का वाला एनालिसिस आपको पता होगा। तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोथेनियस, बेस अपॉन हाइपोथेनियस। बेस क्या है, बेस है BD और हाइपोथेनियस क्या है, BC, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा BC cos थीटा इक्वल टू BD, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए सबको। देखिए मैंने ये पुट किया, यहाँ आ गया AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और इसकी जगह पे हमने BC का स्क्वायर रख दिया, क्योंकि BC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ये रखा हमने। और यहाँ पे देखिए 2AB, ये क्या बन गई इक्वेशन, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2AB BC cos थीटा। तो अभी आप देखिए BD इक्वल टू क्या है, BC cos थीटा, तो मैंने BD की जगह पे क्या रख दिया, BC cos थीटा, और BC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये वाला पोर्शन। अब हमको कुछ नहीं करना है, इसमें इन वैल्यूज को पुट कर देना है। तो देखिए AC की वैल्यू क्या है F, AB की वैल्यू F1 और BC की F2, तो ये आ जाएगा 2F1 F2 cos थीटा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए इस रूट को आप उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पर रूट, इस स्क्वायर को उस साइड भेजोगे तो रूट आ जाएगा, और फाइनली ये प्रूफ हो जाएगा आपका क्या, कि जो पैरेललोग्राम लॉ आपने देखा वो क्या है, F इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। आपको याद रखना है, ठीक है। जब ऐसे ही आप कर लोगे तो ये आप पे बनने लगेगा। ये हमारा क्या हो जाता है, 90 का एंगल बन गया, तो ये क्या हो गया, थीटा। अब आपको करना है इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, इससे आगे वाला वीडियो हम नेक्स्ट उसमें भेजेंगे।